फ्रेंड्स, पंच तत्व योग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें डिफरेंट थ्योरीज़ है, तो उन थ्योरीज़ में से मैं कुछ थ्योरीज़ इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। तो अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा UGC नेट का जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। आइए उन थ्योरीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी थ्योरीज़ हैं, मेन थ्योरीज़, वो सारी थ्योरीज़ मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी ताकि एक व्यू के अंदर सारी आपको दिख जाए। और इसके अलावा इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भी कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज़ को किस किस की है, जो जीन पियाजे की है, कॉलर की, गार्डनर की, एंड सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज़ गोत्स्की और जॉन ड्यू की, डेल की एंड एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी, कनेक्शनिज़म की थ्योरी दी, और कूर्ट लेविन, BF स्किनर, इवोन पावलो, वॉटसन ने कौन सी थ्योरी दी, बिहेवियरिज्म, मैस्लो और रॉबर्ट गेगने की कॉग्निटिविस्ट और बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। तो मेनली इसमें से भी मैच दी कॉलम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका अगर यदि इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज़। फर्स्ट थ्योरी, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है, एंड वोल्फगैंग कॉलर ने इनसाइट थ्योरी है, और गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसमें से भी क्वेश्चन मैच दी कॉलम में आता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, इसकी 4 स्टेजेस हैं। और जीन पियाजे जो है वो उनका पीरियड था 1896 से 1980, और एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे थ्योरी या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी पीरियड, यानी 0 से 2 साल तक का पीरियड जिसमें बताया गया तो बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बताया। जो इन्फेंट और टोडलर वाली जो स्टेज होती है वो उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा होता है और मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। और एक बच्चा जो है एक्सपीरियंस करता है, कैसे प्राप्त होता है उसे, बेसिक रिफ्लेक्सेस से और सेंसेस, मोटर रेस्पॉन्सेस सच एज सकिंग, ग्रेस्पिंग, looking and listening. And children not only learn how to perform physical actions such as crawling, walking, ये सब भी वो सीखते हैं। They also learn a great deal about language, यानी बच्चे केवल जो है फिज़िकल एक्शंस जैसे क्रॉलिंग और वॉकिंग ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो क्या सीखते हैं, भाषा के द्वारा भी दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो भी सीखते हैं वो। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 साल का है। और इसमें बच्चे सिंबॉलिकली सोचना शुरू करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करना, पिक्चर को रिप्रेजेंट करके ऑब्जेक्ट से सीखना, स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हैं। गेटिंग बेटर विथ लैंग्वेज एंड थिंकिंग बट स्टिल टेंड टू थिंक इन अ वेरी कॉन्क्रीट टर्म। फिर नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज जो है उन्होंने जो बताई वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसमें कॉन्क्रीट मतलब इससे है कि वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज वे में सोचना समझना शुरू कर देते हैं। तो और इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या है कि जैसे एक चौड़ा कप है, छोटा कप है, और एक लंबा और पतला ग्लास है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में जो लिक्विड की मात्रा होगी वो इक्वल होगी। तो दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड केयर एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जिसमें फॉर्मल से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो है 11 से 15 साल की है। और द एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिचुएशन इज़ द हॉल मार्क ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
और द एबिलिटी टू सिस्टमेटिक प्लान फॉर फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड रीज़न अबाउट हाइपोथेटिक सिचुएशंस और ऑल्सो क्रिटिकल एबिलिटीज दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेज, जो है उनकी काल्पनिक, जैसे अपने आप से खुद से समस्या समाधान क्या रियल है क्या अनरियल है उसके बारे में जो एबिलिटी है उनकी वो डेवलप होती है उसको समझने की। और इसके अलावा इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय और इंडिपेंडेंस, जिसको कि महसूस किया जा सके। और अब एक फिगर के द्वारा भी समझ लेते हैं यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं इन्फेंट, और वो कैसे सीखते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा, जो कि सेंसरी वाली जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट के द्वारा उनकी लर्निंग होती है। द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। और इसके अलावा कंक्रीट के अंदर ये ग्लास और कप, इन दोनों में जो है सेम मात्रा में आता है। द चाइल्ड लर्न्स रूल्स एज कंजर्वेशन। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर द अडोलसेंट द कॉन्क्रीट थिंक अबाउट द फ्यूचर कैन ट्रांसेंड सिचुएशन। ये सारी जो है इसके फ्यूचर के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है इस वक्त। नेक्स्ट थ्योरी है इनसाइट थ्योरी ऑफ कॉलर। तो कॉलर ने जो अंतर्दृष्टि के बारे में एक थ्योरी डेवलप की, उन्होंने उनका इन द 1920 में डेवलप की। जर्मन साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कॉलर वाज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एप्स। तो उन्होंने बिहेवियर ऑफ जो एप्स चिंपांजी के बिहेवियर को स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, एक रूम में चिंपांजी को बंद कर दिया, 3 बॉक्सेस रख दिए और बनाना लटका दिए। तो जब उसे भूख लगी तो वो क्या करे, तो उसने ही ट्राइड टू रीच आउट मैंगो पर ही कुड नॉट। फिर उसने बॉक्स अपने मन से प्रॉब्लम को सोचा, फिर उसका सलूशन ढूंढा। तो उसी को इस फिगर के अंदर बताया गया है कि भाई फिर वो बॉक्सेस लगाता है, जमाता है, एक के ऊपर एक रखता है, देन ही रीचेस टू बनाना। तो फिर ही विजुअलाइजेस कि भाई मैं इतना उसमें डिस्टेंस है, बनाना तोड़ लेता है। और फिर उसको बॉक्स की भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई वो स्टिक से भी बनाना को तोड़ करके खा सकता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है कि भाई स्टिक बॉक्स का यूज़ कहाँ पर किया गया, या बनाना का यूज़ किसकी थ्योरी में है। इंसाइटफुल थ्योरी के अंदर है, कॉलर की थ्योरी में यूज़ किया है। मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इंटरनली इन द माइंड्स आई, सो टू स्पीक, बिफोर इनिशिएटिंग अ बिहेवियरल रेस्पॉन्स। इसकी 4 स्टेजेस बताई है, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन में आया नहीं है इसमें से क्वेश्चन, पर शॉर्ट में मैंने लिया है। प्रिपरेशन क्या है कि कलेक्टिंग द डेटा कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब। दैन सेकंड स्टेज है इंक्यूबेशन, और ये इंक्यूबेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी आगे उसको कैसे उसका सोल्यूशन लेना है आएगा, तो वो प्रोसेस है। अनकॉन्शियसली वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम, यानी माइंड में प्रॉब्लम के बारे में आप सोचना, काम करना। थर्ड स्टेज है इनसाइट, सडनली मेंटल सोल्यूशन आ जाना कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये बनाना मिल जाएगा, ऐसे तरीके से मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई समथिंग इज़ टू मेक श्योर इट्स करेक्ट और ट्रू, सोल्यूशन चेक्ड, यानी कि जब हम मेंटली कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो फिर उसको एक्चुअल में उसको करना। तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस बताई गई है, 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं। नेक्स्ट थ्योरी है गार्डनर की, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। गार्डनर का कहना है कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही जो है वो इंटेलिजेंस नहीं होता है, किसी बच्चे के अंदर कोई और एबिलिटी भी हो सकती है, यदि एक टीचर पहचान ले तो टीचर उसे गाइड कर सकता है। तो इसके लिए गार्डनर ने क्या आर्ग्यू करते हैं कि द स्टूडेंट्स माइट हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ने अब 9 जो है एबिलिटीज़, उन्होंने 9 एबिलिटीज़ प्रेजेंट किए दैट ही हेल्ड टू मीट दिस क्राइटेरिया, जिसमें पहले उन्होंने शुरू में 6 इंटेलिजेंस बताई थी, फिर 7, फिर 8 और नाउ 9।
तो जो है एक फर्स्ट जो है म्यूज़िकल रिदमिक, यानी कि जिसमें म्यूज़िक पहचानने की जिसके अंदर एबिलिटी है, या सिंगिंग की जिनमें क्वालिटी है, सरगम को जानने की एबिलिटी है, तो वो सिंगर बन सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं। विजुअल स्पेशल, जो विजुअलाइज करने में एक्सपर्ट हो, जैसे ड्राइंग, फोटोग्राफी, 3D मॉडलिंग, मास मीडिया एक्सेट्रा। वर्बल लिंग्विस्टिक, जो कि वर्ड्स और भाषा को बहुत अच्छे से पहचानते हो, राइटर बन सकते हैं, बुक रिव्यूअर बन सकते हैं, न्यूज़ पेपर्स में काम कर सकते हैं, न्यूज़ पब्लिशर्स बन सकते हैं, और टीचर्स, लॉयर्स। और जिन बच्चों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स एनालिसिस स्किल्स, रीजनिंग, जैसे साइंटिस्ट, दे कैन बिकम साइंटिस्ट, investigators, software developers, accounting and bankers. And bodily kinetic intelligence. So can use their body parts and whole body very efficiently. Dancers, एथलीट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, और सर्जन्स दे यूज़ देयर फिंगर्स वेरी नाइसली। तो नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सोशलाइज एंड इंटरेक्ट इजीली, जो कि आसानी से, जो बच्चे आसानी से सोशलाइज और इंटरेक्ट कर पाते हैं, दे कैन बिकम लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इंस्ट्रक्टर्स एंड काउंसलर्स। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड देयर सेल्फ, मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट लर्नर्स, वो बन सकते हैं, राइटर्स, साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, एट्थ जो है ये है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज प्लांट, जो जिनको कि आसानी से पहचान सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, यानी नेचर से रिलेटेड जिनको आसानी से ज्ञान हो सकता है, वो इसके अंदर आएगा, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस के अंदर। एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो वो ये है, सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टेकल डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सच एज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई डू वी डाई, हम क्यों मरते हैं, व्हाई डिड वी गेट हियर, एंड व्हाई आई एग्जिस्ट, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, ये सब जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के जो इंटेलिजेंस के लिए कहा गया एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस तरीके से 9 उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताएं। और न्यू जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है 8th और 9th नंबर में है। और कुछ और जो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस एक फिगर लिया है, यहाँ पर हिंदी में वही बात सारी हिंदी में बताई हुई है, और यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट के अंदर हम इसको समझ सकते हैं कि जो नंबर स्मार्ट कहा गया, याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर स्मार्ट, लॉजिकल, वर्ड स्मार्ट, वर्बल लिंग्विस्टिक, और पिक्चर स्मार्ट, स्पेशल, और साउंड स्मार्ट, म्यूज़िक, बॉडी स्मार्ट, बॉडीली, और ये नेस्थेटिक, और पीपल स्मार्ट, इंटरपर्सनल, और सेल्फ स्मार्ट, इंटरपर्सनल, नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्ट, एग्जिस्टेंशियल, लाइफ स्मार्ट। ओके, तो ये हो गई गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। नेक्स्ट थ्योरी है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। तो जिसकी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अंदर क्या कहा गया कि वो क्या कह रहे हैं कि लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेकिंग इंफॉर्मेशन। एक जो लर्नर है, सीखने वाला है, वो नॉलेज अपनी कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है, डायरेक्टली पैसिवली लेने की बजाय। As people experience the world and reflect upon those experiences, they build their own representations and incorporate new information into their pre-existing knowledge.
जो लर्नर है वो क्या करते हैं कि भाई जो निष्क्रिय के तौर पर डायरेक्टली ऐसे इन्फॉर्मेशन को अंदर लेने की बजाय वो खुद निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और खुद का अपना जो अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व बनाते हैं और अपने पहले से मौजूद ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करते हैं। यानी कि जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में वो नई नॉलेज को भी ऐड करते हैं। और इसके अंदर जो जो थ्योरीज़ है वो ये सारी थ्योरीज इसी के अंदर आ जाती हैं। वाइगोत्स्की, ये भी मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको एज इट इज़ लर्न कर लेना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है वो वाइगोत्स्की की है, और जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो भी वाइगोत्स्की का है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन ड्यू का है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग और कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो डेल का है। अब एक एक करके हम इनको सबको समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी states that the knowledge is co-constructed and the individual learn from one another। जो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो को-कंस्ट्रक्ट है, यानी एक दूसरे के साथ में उसके साथ में सीखा जाता है दूसरों के साथ, इसीलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहा गया। बिकॉज इन वाइगोत्स्की ओपिनियन द लर्नर मस्ट बी एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस बीइंग इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड। उनका कहना है कि वो जो है लर्नर जो है वो अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए, अंदर से प्रेरित होना चाहिए, तब वो सीख पाता है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि सोशल व्हाट इज़ सोशल कॉम्पिटेंस। तो सोशल कॉम्पिटेंस ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू हैंडल सोशल इंटरेक्शन इफ़ेक्टिवली, कि कैसे आप जो सामाजिक संगता को, सामाजिक अंतर्क्रियाओं को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से दूसरों के साथ में यू कैन गेट अलोंग विथ अदर्स, और बीइंग एबल टू फॉर्म एंड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप, कैसे आप क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड रेस्पॉन्डिंग इन एडेप्टिव वे, यानी कि सकारात्मक रूप से अनुकूल तरीके से आप कैसे उसको रेस्पॉन्ड करते हो वेज इन सोशल सेटिंग। तो ये बताया गया सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब। और नेक्स्ट थ्योरी है दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब जो है बताया है कि भाई जो रेफर्स टू दोज स्किल्स दैट लर्नर इज़ क्लोज टू मास्टरिंग, किस तरीके से वो अपने जो भी स्किल है उसके ऊपर मास्टरी कैसे कर सकता है, कोई चीज़ सीखने में कैसे वो एक्सपर्ट बन सकता है। कि इसमें कहा गया कि जो कोई 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है विकास का जो क्षेत्र बताया गया। प्रॉक्सिमल की जो थ्योरी ऐसे है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प, यानी कि एक लर्नर जो है बिना किसी की हेल्प के वो क्या कर सकता है वो, और व्हाट ही और शी कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम एन स्किल्ड पार्टनर, यानी कि जिसको कार्य आता है, जो एक्सपर्ट है, उससे वो दूसरे से उसकी सहायता से वो क्या चीज़ सीख सकता है। तो जैसे कि बाइक चलाना सीखना, फिर उस पर मास्टरी कर लेना, और या फिर खुद से कोई कार्य करना और फिर उसमें एक्सपर्ट बन जाना। तो ये वाइगोत्स्की की अवधारणा है। और एक ऐसा जोन भी बताया गया जो कि वो मैं कर ही नहीं सकता, तो इस फिगर में बताया कि व्हाट कैन आई डू, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, विथ दी हेल्प मैं क्या सीख सकता हूँ, और थर्ड व्हाट आई कांट डू, यानी कि जो मैं, कई सारे बच्चे होते हैं कि मैं मैथ्स तो कर ही नहीं सकता, ये वाली अप्रोच होती है। या कईयों को होता है कि मैं बाइक चला ही नहीं सकता, तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर, विद दी हेल्प मैं क्या कर सकता हूँ, और विदाउट दी हेल्प क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं कर ही नहीं सकता। तो दैट इज़ ZPDA, शॉर्ट नेम से भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका जो शॉर्ट नेम है वो भी याद रखना है। तो ये हो गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल थ्योरी। थर्ड जो थ्योरी है वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन ड्यू। तो जॉन ड्यू ने जो उनको एक रॉक स्टार बताया गया
मॉडर्न एजुकेशन का। उनके जो आइडियाज़ और जो अप्रोच थी स्कूल को उनका जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड रिमेन फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट टू मॉडर्न स्कूलिंग टुडे। और ड्यू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स लर्न थ्रू अ हैंड्स ऑन अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग। जो ड्यू थे वो थे कि करके सीखने में उनका विश्वास था, इसीलिए उनकी जो थ्योरी थी, इसलिए उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जब आप करके सीखना, उसको ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। और प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा ही आप सीखते हैं। और फ्रॉम ड्यूज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैग्मेटिज्म जो है बिलीव करते कि रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस, जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ड्यूज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टुगेदर, टीचर और स्टूडेंट्स जो दोनों को साथ में सीखना चाहिए। His view of classroom was deeply rooted in democratic ideals which promoted equal voice among all participants in the learning experience। यानी कि सभी को एक साथ समान तरीके से सीखने में उन्होंने जो है उसको बढ़ावा दिया है। एंड हाउ जॉन ड्यू रिफॉर्म एजुकेशन, जॉन ड्यू ने कैसे रिफॉर्म किया, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। ही एम्फेसाइजेस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी छात्र केंद्रित जो अप्रोच है उसको एम्फेसाइज किया। और ड्यू का जो व्यू था, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, यानी अपने आप से खुद से वातावरण में अन्वेषण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एंड ही बिलीव्ड इन इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने कोर सब्जेक्ट चूज़ किया उसके अलावा भी आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट का, और उसको परस्यू कर सकते हो। और अपना नॉलेज, आप जो जिस फील्ड में आप नॉलेज आप अक्वायर करना चाहते हो, आप उसको नॉलेज को अक्वायर कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ये उन्होंने कहा। फिर रोल ऑफ टीचर के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई रोल ऑफ टीचर जो है वो एक प्रशिक्षक से अधिक एक सुविधा प्रदाता, यानी फैसिलिटेटर का काम करने का होता है उसका। ये थी इसकी जॉन ड्यू की थ्योरी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। तो कोऑपरेटिव के अंदर कोऑपरेट करना, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों का आप हेल्प लेना, से क्लियरिटी ये होती है। इज़ एन ऑफ शॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। जो पहले की जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके अंदर क्या कहा कि प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग न्यू नॉलेज, जो पुरानी जो नॉलेज है उसके ऊपर नई नॉलेज को बिल्ड करना, ये कहा। एंड इट इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया दैट द बेस्ट लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स लेवल ऑफ एबिलिटी, ये जो है ज़्यादा बेस्ट लर्निंग कब होती है जबकि अलग अलग एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और वो एक्टिवली एंगेज होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और वो वर्क इन कोलैबोरेशन विथ अदर स्टूडेंट, जो कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कार्य करते हैं कोई भी एक गोल को पूरा करने के लिए, यानी मिलजुल कर कार्य करते हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग एबिलिटी के, उनको कार्य बांट दिया जाता है, उनको मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो उस गोल को पूरा करने के लिए तो बेटर लर्निंग होती है, एक दूसरे के कौशल को सीख पाते हैं वो। और यहाँ पर जो दूसरा कहा गया कि भाई जो वाइल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, जो कि फोकस किसके ऊपर करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस एज फाउंडेशन ऑफ लर्निंग न्यू मटेरियल, जो खुद का है उसी के ऊपर ही नई नॉलेज बिल्ड होती है। और जबकि कोऑपरेटिव में क्या होता है, वो खाली अपनी नॉलेज को ही नॉलेज ही नहीं होती है यूटिलाइजेज, वो अपनी नॉलेज को ही यूज़ नहीं करता कोई भी चीज़ कार्य को पूरा करने के लिए, बल्कि वो क्या करता है कि वो दूसरों से भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी वो सीखता है और उसका उपयोग करता है। ये थी थ्योरीज कंस्ट्रक्ट कॉर्पोरेटिव लर्निंग। अभी नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है
कनेक्शनिज्म थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। व्हाट इज़ कनेक्शनिज्म? फर्स्ट इसको समझ लेना चाहिए कि कनेक्शनिज्म वाज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म और मोस्टली क्लेमिंग दैट elements or ideas become associated with one another through experience, that complex ideas can be explained through a set of example rules। यानी कनेक्शनवाद साहचर्य के सिद्धांतों पर आधारित था। ज़्यादातर यह दावा करते हैं कि तत्व या विचार अनुभव के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और जटिल विचारों को सरल नियमों के एक सेट के माध्यम से समझाया जा सकता है। And it is an approach to the study of human cognition that utilizes mathematical models known as connectionist network और artificial neural network। ये मानव संज्ञान के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण है जो गणितीय मॉडल का उपयोग करता है, जिसे कनेक्शनिस्ट नेटवर्क या कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। Often these come in the form of highly interconnected neuron-like processing units। तो इसकी हमारी लर्निंग कैसे होती है? जैसे हम जो कुछ भी लर्न करते हैं तो वो कहाँ से होता है? सेव इन ब्रेन्स न्यूरॉन, यानी कि जो ब्रेन के न्यूरॉन है उसमें सेव होता है। और जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा न्यूरॉन्स के साथ में, उतनी ही अच्छे से लर्निंग, जो कुछ हम सीखेंगे वो हम रिटेन कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो कुछ समझ पाते हैं वो एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा अच्छे तरह से हमारा कनेक्शन नहीं होता है तो हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के द्वारा जब समझाया जाता है तो वो समझ में आता है। इसी की ये सारी स्टडी है। तो जैसे यहाँ पर इनपुट यूनिट्स है, हमने बहुत सारा, किसी के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किसी के साथ नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पर हमने कितना रिटेन किया और फिर हम उसका आउटपुट क्या होगा, तो हमारा जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना हम रिटेन करेंगे। और यदि अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है तो हम रिटेन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और कई बार फिर हमको चीज़ें एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ में आती है। ये तो बेसिक ऐसे अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट इज़ कनेक्शनिज्म थ्योरीज। तो इसकी जो थ्योरी है वो किसने दी कनेक्शनिज्म की? वो थॉर्नडाइक ने दी, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये भी क्वेश्चन आता है, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? कैट पर एक्सपेरिमेंट किया। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक वॉज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट who developed a theory of connectionism। He first tries one solution. If it does not help him, he rejects it. Then he tries another, so on। ऐसे ही पहले एक सॉल्यूशन किया और यदि अगर फर्स्ट वाला वर्क नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा, जैसे कि फर्स्ट एक किया, फर्स्ट वन सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम उसका फर्स्ट सॉल्यूशन किया, अगर यदि ये काम नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढा, और यदि अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर इसको भी क्रॉस कर दिया। अगर यदि तीसरा सॉल्यूशन ढूंढा, इट वर्क्स, देन ही इस सॉल्यूशन को फिर फाइनली वो सॉल्यूशन जो है उसके आधार पर कार्य करते हैं। जैसे मैथ्स का हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, एक तरीके से करते हैं, यदि वो तरीके से नहीं आंसर आता तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा करते हैं, दूसरे से भी नहीं आया तो उसको भी छोड़ देंगे, थर्ड मेथड से आया आंसर तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उस मेथड से हम उसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके की ये थ्योरी है। और इन दिस वे ही एलिमिनेट्स एरर्स एंड irrelevant responses which do not serve the purpose and finally discover the correct solution। तो फाइनली क्या होता है कि करेक्ट सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो उसको अप्लाई, इसीलिए ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं, कई चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है तो हम ट्राई करते हैं, और यदि उसमें एरर आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिर नया हम ट्राई करते हैं, फिर एरर आया तो छोड़ दिया, फाइनली जिसमें हमको सफलता मिलती है वो करेक्ट सोल्यूशन को हम अपना लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो ये थ्योरी उन्होंने बताई, रैंडम मूवमेंट ऑफ द कैट, जो कैट को क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख दिया जाता है और कैट मूव बाहर, उसके लिए फूड है तो वो मूव करती रहती है और उसको समझ में नहीं आता हाउ टू रीच ऑन द फूड, देन वो वॉकिंग, देन फाइनली उसका जो है एक लीवर पर पड़ता है, तो लीवर क्या होता है फिर अंत में
वो दरवाज़ा खुल जाता है, बाहर आती है, देन शी ईट्स फूड एंड देन उसको वो, तो ये वाला फिर लास्ट में वो क्या करती है कि जब भी वेन एवर शी वॉन्ट्स टू ईट, शी वो उस लीवर के ऊपर उसका पैर रखेगी एंड शी विल कम आउट एंड अप्लाई दिस फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरीके से उन्होंने इसको किया। ओके, तो आगे बेस्ड ऑन हिज थ्योरी थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड 3 important laws of learning for both human and animal learning। तो उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने 3 लॉ, इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो बताए। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। The stimulus response associations are strengthened through repetition or weakened through lack of repetition। यानी अगर जैसे हम कोई भी जो कार्य है, यदि अगर हम उसको बार बार करेंगे तो उसमें क्या आएगा, परफेक्शन आ जाएगा। और यदि अगर हम उसको बार बार नहीं करते तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उसका रीज़न होता है लैक ऑफ रेपिटेशन। बार बार करने से परफेक्शन आता है, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट लॉ बताया लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। The consequences of outcome or situation response event can strengthen or weaken the connection between situation and response. If an event is followed by a positive reinforcing stimulus, the connection will be strengthened and vice versa। यानी अगर जैसे अगर आपने कोई भी कार्य किया, अगर आपको उसमें कोई प्लेजर मिला या आपकी किसी ने आपकी तारीफ़ की, प्रशंसा की, तो क्या होगा कि आप है ना उस कार्य को दोबारा करेंगे। और यदि अगर आपको उसमें से पेन मिलता है या पनिशमेंट मिलता है तो क्या होगा, उस कार्य को आप नहीं करेंगे या वो वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट बताया कि भाई ये इसके ऊपर है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के ऊपर, प्लेजर और पेन। और थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस। एक लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय लर्नर्स रेडीनेस टू लर्न। यानी कि जो है लर्नर जो सीखता है वो उसके लिए वो रेडी होना चाहिए, इमोशनली और मोटिवेटेड होना चाहिए, तो वो सीख पाएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस ये अप्लाई करता है। एंड द पोटेंशियल्स टू लर्न लीड टू फ्रस्ट्रेशन इफ़ नॉट सेटिस्फाइड। यदि अगर सीखने की क्षमता, अगर उसमें अगर एबिलिटी संतुष्ट नहीं है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो क्या होएगा, इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो उन्होंने 3 लॉ बताए। फर्स्ट लॉ बताया उन्होंने लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एंड थर्ड है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा, जब ये 3 लॉ बनाए उसके बाद में कि लॉ को बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये these laws have set the basic principles of behavioral stimulus response learning। Thorndike later changed some of his view, admitting that he was wrong and that negative reinforcement does not facilitate nor lead to learning। वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है, यदि अगर पनिशमेंट दिया जाए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, तो उससे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे सीखने में मदद मिलेगी या उसको सीखने की ओर ले जाएगा। तो वो खुद ने ये बात को स्वीकार किया और उसको उन्होंने चेंज किया अपना व्यू। दिस हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशनल प्रोसेस, हेल्पिंग टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पनिशिंग द स्टूडेंट्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने जो बच्चे इनकरेक्ट आंसर देते हैं उनको पनिशमेंट देना बंद हुआ, जो एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर ये हेल्प मिली। इस तरीके से उन्होंने थॉर्नडाइक ने ये 3 प्रिंसिपल बताए। ये 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर थोड़ा सा, और इस वीडियो में बस इतना ही। और आगे की थ्योरीज़ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।